नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरआर कैंपस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। दैनिक समसामयिकी के जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन तमाम सवालों पे डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए आज का सेशन। तो आइए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए माता रानी का नाम लेकर सेशन को शुभारंभ करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जीआई टैग जो है वो 1999 का अधिनियम था। ठीक है, जीआई टैग जो है वो कौन सा अधिनियम था? 1999 का अधिनियम था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1999 का। और यह जो है केवल उत्पाद को दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग जो है वो केवल उत्पाद को दिया जाता है और यह जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष के लिए किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है काला नुनिया है, ठीक है, काला नुनिया चावल है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि काला नुनिया चावल जो है इसको जीआई टैग किस मतलब कौन से राज्य से संबंधित है। तो काला नुनिया जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो आपको नाम दिख रहा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। अभी अब चावल दिख रहा है, तो हाल ही में बिहार का जो मिर्चा चावल है, ठीक है, या मरचा चावल लिखा होता है, मरचा चावल, मरचा चावल, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये प्रोडक्ट कहाँ का है? तो बिहार का है। ठीक है, बिहार का है, पश्चिमी चंपारण में ये उगाया जाता है। मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, बिहार का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर काला नुनिया चावल की बात की जा रही है, ये जो है पश्चिम बंगाल का है। यह चावल जो है मुख्यतः जलपाईगुड़ी जिले का उत्पाद है। ठीक है, सुंदरबन शहद को भी जीआई टैग दिया गया है। सुंदरबन शहद भी कहाँ का है? तो डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल का जो है प्रोडक्ट है। और सिमलीपाल काई चटनी को भी जीआई टैग दिया गया। कुछ चीटी होते हैं जो कि सिमलीपाल के आसपास पाए जाते हैं, तो उस चीटी का जो है चटनी बनाया जाता है, तो ये सिमलीपाल काई चटनी को भी जीआई टैग दिया गया है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर बनाए गए थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो थे, उन्हें जो है वेस्ट बंगाल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हमने पिछली क्लास में भी आपको वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न है, छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसके द्वारा? सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो शुरू किया गया है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। और छात्रों में जो है अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को मतलब बढ़ावा देने के लिए, मतलब छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए ये इस तरह की चीजें जो है शुरू की गई है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणा। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ और चीजों पे अगर नजर डालें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये हो जाता है। दूसरा है कि यह जो है 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए बनाया गया है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। 9वीं से 12वीं तक की छात्रों के लिए, मतलब 9वीं से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए बनाया गया है प्रेरणा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि प्रेरणा का संबंध किस क्षेत्र से है, या प्रेरणा जो कार्यक्रम है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और शिक्षा से संबंधित है। अगला, हाल ही में किस संगठन ने अपने सहयोगियों को 1000 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने में मदद करने की घोषणा की है? एक मिसाइल सिस्टम है 1000 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 के बारे में हमने पढ़ा था। S-400, S-400 इस तरह की जो मिसाइल होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है कि कहीं पे अगर इसको तैनात कर दिया गया है, सपोज यहाँ पे इसको अगर तैनात कर दिया गया है, तो इस साइड से यानी कि कहीं से भी अगर कोई मिसाइल आ रही है तो ये उसे डिटेक्ट करके उसको जो है हवा में ही नष्ट कर देगा। तो उसी तरह की ये 1000 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए मदद करने की घोषणा की है। ये जो है घोषणा जो किया गया है वो नाटो के द्वारा किया गया है। ठीक है, नाटो के द्वारा किया गया, और जो भी नाटो के सदस्य मेंबर हैं उनको जो है ये खरीदने में नाटो मदद करने वाला है। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ और चीजों पे अगर नजर डालें तो इसका उपयोग जो है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए भी किया जाता है, जैसा कि हमने आपको अभी फिगर बनाकर समझाया कि S-400 का काम क्या है। ठीक है, रूस से हमने लिया था। तो नाटो ने इसके लिए जर्मनी स्थित
कॉमलॉग के साथ अनुबंध किया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके साथ अनुबंध किया है? कॉमलॉग के साथ अनुबंध किया है। और पेट्रियट का विकास अमेरिका में वर्ष 1963 में शुरू हो गया था, लेकिन 1969-70 में इसका परीक्षण हुआ है। ठीक है, 1969-70 में इसका क्या हुआ है? परीक्षण हुआ है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तूर दाल, आपको दाल है तो इससे समझ में आ रहा होगा, ये मुख्यतः शुरू किया गया है कि दाल के मामले में हम लोग जो है दूसरे देश पर आश्रित ना हो, दाल के मामले में आत्मनिर्भर हो सके और इसे जो है हम लोग आत्मनिर्भर ही ना हो बल्कि इसका जो है निर्यात भी कर सके। ठीक है, इसका जो है निर्यात भी, यानी कि दाल का जो है हम लोग निर्यात भी बड़े मात्रा में कर सके, इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इस चीज को लॉन्च किया गया है। किसानों से बड़े पैमाने पर दालों की खेती करने के आग्रह किया है। किसने? अमित शाह ने आग्रह किया है, ताकि उसके आयात में कमी की जा सके और हम जो है आत्मनिर्भर बन सके और दूसरे देशों को निर्यात कर सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? GSAT-20 है और इसे लॉन्च कौन कर रहा है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसी का रॉकेट है फाल्कन 9, इसके द्वारा लॉन्च करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको GSLV P58 एक नाम दिख रहा है, इसके द्वारा जो है 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसेट जो है वो लॉन्च किया गया है। एक्सपोसेट जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित इसे जो लॉन्च किया गया था PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। और इसरो के द्वारा इंपॉर्टेंट ये है कि इसे लॉन्च किया गया था 1 जनवरी, जब हम लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कह के थक नहीं रहे थे, उस समय इसरो ने ये कीर्तिमान रच दिया है। ठीक है, यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा था GSAT-20 को लॉन्च करेगा वो है फाल्कन 9 रॉकेट। चलिए, ये 9 जनवरी को हमारा एक मास्टर बैच आ रहा है, बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसके तहत शुरुआत में आपको 5 डेमो पास दिए जाएंगे। 5 डेमो क्लास आपको अलग अलग डेट के पास दे दिए जाएंगे। आप 5 डेमो क्लास करने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर आप डेमो क्लास में संतुष्ट हैं तभी आप एडमिशन लीजिए। बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा में ले जाइए। चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CET हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार दरोगा हो, हर प्रकार के एग्जाम में हमारी सफलता ने सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। हमारे छात्रों ने मछुआ टोली सेंटर पे ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है। इसके अलावा हमारा एक और सेंटर है बोरिंग रोड में। फिलहाल ये जो जानकारी है मछुआ टोली सेंटर के बारे में दी जा रही है। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे 2-3 नंबर दिए गए हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पटना में हैं वो इस एड्रेस पे आके अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं डेमो के लिए। ठीक है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी कि हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुआ को जो है घोषित किया है, भारत में ही राजकीय पशु घोषित किया गया है। राजकीय पशु हाल ही में, यानी हाल ही में कहने का मतलब 2021 की बात कर रहा हूँ। राजकीय पशु घोषित किया है किसने? राजकीय पशु घोषित किया गया है लद्दाख के द्वारा। ठीक है, लद्दाख के द्वारा हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु घोषित किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किर्गिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे किर्गिस्तान की राजधानी पूछ ली जाए तो बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और इसने जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस द्वारा आवाज से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? आवाज से आवाम के लिए एक पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है, किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये जो इसका जो आंसर है उसी राज्य के पुलिस के द्वारा जो है अपराधियों को ट्रैक करने के लिए GPS का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। ठीक है, अपराधियों को ट्रैक करने के लिए, अपराधियों
एवं आपराधिक गतिविधि से जो जुड़े हैं उनको ट्रैक करने के लिए, अपराधियों को ट्रैक करने के लिए ये आंसर आप बताइए, तब तक मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। अपराधियों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है, जीपीएस ट्रैकर, ठीक है। ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा लगाया गया है? तो जेएन के, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा था। तो ये जो आवाज से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका भी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि जम्मू कश्मीर है। इसका जो सही जवाब है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के द्वारा ही अपराधियों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये भी हालांकि पहली बार हुआ है। अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है बेहतर समझ और समाधान को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक चिंताओं और पुलिस से संबंधित मामलों को एक सामान्य मंच पर लाना इसका उद्देश्य है। पोर्टल जो है विभिन्न स्तरों पर शिकायतों की जांच करने के अधिकार के साथ कमांडिंग अधिकारियों को सशक्त बनाएगा। ये जो लाया जा रहा है पोर्टल, उससे संबंधित कुछ चीजें दी गई है आवाज से आवाम तक। ये चीजें अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में कौन सा देश 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करेगा? तो वीजा है डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा उस देश के द्वारा। आप सबसे पहले ये जानिए कि 2024 का जो ओलंपिक होगा, 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है, तो फ्रांस के द्वारा ही, ठीक है, फ्रांस के द्वारा ही ये डिजिटल जो है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया जा रहा है, ताकि आसानी से लोगों को वीजा मिल सके और आसानी से लोग वहां पर अपनी पहुंच बना सके, आ जा सके आसानी से। फ्रांस ने 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है, जो कि हमने पढ़ा अभी। 1 जनवरी को लॉन्च की गई ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली लगभग 15,000 अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों, 9,000 पत्रकारों और खेलों में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए वीजा आवेदन पर कार्रवाई करेगी। फ्रांस वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 70,000 वीजा पूरी तरह से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2024 में ओलंपिक होने वाला है। आपसे ये तो मतलब पूछा ही जा सकता है कि कहाँ पे होगा, साथ में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है हमारे एग्जाम कैप्सूल की। हम लोग जो है भाग 9B तक पढ़ चुके थे, जिसमें सहकारी समिति थी। सहकारी समिति के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो है भाग 10 की बारी आती है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। तो 244 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया है 244 में, ठीक है। 244A क्या कहता है? तो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों का समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए ध्यान रखने के लिए, ठीक है। 2 ही था इसमें, भाग 10 में 2 ही है। अब आते हैं भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बीच, मतलब जो संघ और राज्यों के बीच विधायी का संबंध है, संघ और राज्य के बीच। इसके तहत जो है आप देखेंगे तो 3 तरह की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के तहत जो है केवल जो संघ है मतलब केंद्र सरकार का वही कानून बना सकती है। राज्य सूची के तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन वहीं तक कानून बना सकती है जहां तक राज्य सरकार के बनाए गए कानून जो है वो राष्ट्रीय हित को प्रभावित ना करते हो। अगर राष्ट्रीय हित को प्रभावित करती होगी जहां तक, वहां से जो है केंद्र का हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा और केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन वहां भी अगर राष्ट्रीय हित की बात होगी तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो सर्वोपरि माना जाएगा। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है 245 में। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। 246 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु दी गई है किसमें? 246 में। 246A क्या कहता है? तो वस्तु और सेवा के संबंध में विशेष प्रावधान, वस्तु और सेवा के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं 248 में। 249 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने के संसद की शक्ति। हमने अभी आपको बताया कि राज्य सूची में भी जो उल्लिखित है उसमें अगर राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर रही है कोई कानून, तो उसमें जो है केंद्र सरकार जो बनाएगी कानून वह सर्वमान्य होगा। वही चीजें लिखी गई है 249 में कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
250 क्या कहता है, ये आप एकदम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 250, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति वही चीजें हैं, उसी का विस्तार दे दिया गया है। 251 में क्या है, तो संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति के बारे में 251 कहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए। 252 क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। सपोज अगर दो राज्यों के बीच में किसी तरह का कोई, आप अक्सर पढ़ते होंगे कि फलना राज्य और फलना राज्य के बीच में जल विवाद है, तो उस पर अगर संसद कोई विधि बना देती है तो उसको जो है मानना होगा उन दोनों राज्य को, और उस विधि को कोई और राज्य भी अगर अपनाना चाहे तो उसे अपना सकती है। 253 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। 253 है, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, ये जो है अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है 253 में। 254 क्या कहता है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है। 255 क्या कहता है, तो सिफारिशों और पूर्व अनुमति के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। यह है, हालांकि देखिए इससे देखकर आप डरिएगा मत, बहुत सारा अनुच्छेद है। 395 सारा नहीं पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार बस आपको मैं झलक दिखा रहा हूँ सारे अनुच्छेद के। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 100 अनुच्छेद होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम आएंगे, उस पर हम लोग बार बार चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप इस चीज को देखकर तनाव नहीं लीजिएगा कि क्या क्या है, केवल ये है, ये बहुत सारा लंबा दिया गया है, पढ़ दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जो 100 महत्वपूर्ण 100 110 20 अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इतनी बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, एकदम इत्मीनान से बैठिए, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। 395 तक एक बार चले जाएंगे हम लोग, उसके बाद एक एक करके जो है जो जो इंपॉर्टेंट है एक दिन में 5 ही अनुच्छेद आपको याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए। ये प्रीवियस डे क्वेश्चन जो आपको दिया गया था शनिवार को, ठीक है, पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट जिसका नाम है, इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो चीन है। अगला ये अभ्यास प्रश्न है, निश्चित तौर पर इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कल 7:30 बजे आपसे मुलाकात ना हो पाए, कुछ पर्सनल रीजन है, एक दिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ, एक दिन मैनेज कर लीजिए। ठीक है, बुधवार से हम लोग फिर से मिलेंगे सुबह सवेरे अपने टाइम से 7:30 बजे। मंगलवार के लिए मैं माफी चाहता हूँ, है, बजरंग बली का दिन है, उम्मीद है आप लोग माफ कर देंगे एक दिन। बाकी मंगलवार की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो मैं अगले दिन आपको निश्चित तौर पर कवर करवा दूंगा। आपकी करियर से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आरआर कैंपस इस चीज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि अभ्यास प्रश्न का जवाब आपको देना ही इसलिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी इसमें मतलब टेस्ट होगी कि आपको आता है कि नहीं आता, ये आपको इस चीज के लिए सुनिश्चित करेगा कि आप जो है ये यहाँ पर तो आप जान ही गए, इसके अलावा भी जो जो चीजें आती है वो आप लिखेंगे, तो एग्जाम में अगर इस तरह की चीजें पूछ ली जाएगी, तो अगर इस तरह की चीजें एग्जाम में एक बार में आपके दिमाग में क्लिक करता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपका सही नहीं होता, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उससे अगला 4-5 क्वेश्चन जो आप है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगाएंगे। इसलिए अभ्यास प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज इसलिए लीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर छाप कर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगले दिन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और किन्हीं को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनके बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इस चीज का फायदा उठा सके। बाकी आपके एग्जाम के लिए, आपकी जो भी तैयारी चल रही है उस चीज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।